MA उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान इकाई अर्थ विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्थ विज्ञान इकाई के अंतर्गत अर्थ विज्ञान का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए आज चर्चा करेंगे कि अर्थ से क्या तात्पर्य है एवं भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, जिन परिभाषाओं के आधार पर हमें किसी भी शब्द के अर्थ को जानने और समझने में सुविधा होगी। हम ये जान पाएंगे कि आखिर अर्थ को भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा इतनी अधिक महत्ता क्यों दी गई है। सर्वप्रथम हम भारतीय पुरातन व्याकरणाचार्यों के द्वारा दी गई अर्थ की परिभाषा एवं अर्थ के महत्व के संबंध में उनके दिए गए विचारों को जानेंगे। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपादिकम अष्टाध्यायी में यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त का आधार ही अर्थ को माना है। उनका मानना था कि अर्थ ज्ञान के बिना निर्वचन असंभव है। अर्थ नित्यम परीक्षेत। यास्क ने कई स्थानों पर अर्थ का महत्व इस प्रकार घोषित किया है। उनका मानना है कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता वह ठूंठ है या भारवाहक पशु है। जो अर्थ जानता है उसे ही समस्त कल्याण प्राप्त होता है, अर्थात संसार की समस्त सिद्धियां उसे मिलती हैं और वही ज्ञान की ज्योति से पापों को नष्ट करके ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये कि यास्क ने अपने निरुक्त शास्त्र में अर्थ के महत्व को इतनी अधिक महत्ता प्रदान की है कि अर्थ को जानने वाला या अर्थ को समझने वाला व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की ही नहीं अपितु ब्रह्म सत्ता को भी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार पतंजलि ने भी महाभाष्य में इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए कहा है कि अर्थ ज्ञान के बिना जो शब्द का केवल मूल पाठ दोहराता है वह उसी प्रकार ज्ञान को प्रज्वलित नहीं करता जैसे बिना अग्नि में डाला गया सूखा ईंधन। अर्थात यदि कितना ही सूखा ईंधन क्यों न हो, यदि उसमें अग्नि नहीं डाली जाए तो वह ईंधन नहीं जल सकता या वह अग्नि नहीं पकड़ सकता। उसी तरह जो वेदों का केवल मूल पाठ करते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते, उनका वह ज्ञान बिल्कुल निरर्थक है। अर्थवाच्यः पुष्प फल माह। निरुक्तकार ने पुनः अर्थ के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाषा की सार्थकता अर्थ से है। अर्थ ही भाषा का सर्वस्व है। अर्थहीन भाषा संतानहीन स्त्री के तुल्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने, निरुक्तकार ने और व्याकरणाचार्यों ने शब्द के अर्थ को बहुत अधिक महत्व दिया है। इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने भी अर्थ पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। इस क्रम में हम सर्वप्रथम नाम लेते हैं डॉक्टर शिलर का। डॉक्टर शिलर का मानना है कि अर्थ पूर्णतः वैयक्तिक है, क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिससे वह वस्तु अभिप्रेत होती है। तात्पर्य ये कि हम किसी शब्द का यही अर्थ है और उस शब्द का वही अर्थ सामने वाला व्यक्ति या श्रोता ग्रहण करे, ये आवश्यक नहीं है।
डॉक्टर रसेल के अनुसार संबंध विशेष ही अर्थ हैं, क्योंकि किसी शब्द विशेष में केवल अर्थ ही नहीं होता, बल्कि वह अपने अर्थ से संपृक्त होता है, युक्त होता है। यह संबंध विशेष ही अर्थ को निर्मित करता है। इसी तरह आगडन तथा रिचर्ड्स ने संयुक्त रूप से शब्द के अर्थ को परिभाषित करते हुए कहा है, अर्थ वही मानसिक तत्व है जो एक ओर घटनाओं तथा विषयों के बीच तथा दूसरी ओर उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतीकों तथा शब्दों का संबंध होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि डॉक्टर शिलर, डॉक्टर रसेल एवं आगडन तथा रिचर्ड के मतानुसार किसी भी शब्द का अर्थ महत्व होता है जो श्रोता अभिप्रेत अर्थ में ग्रहण करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप में हम भर्तृहरि के शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे ही अर्थ कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शब्दों के द्वारा हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं वही अर्थ होता है या उसे ही अर्थ कहते हैं। इससे अधिक अर्थ का अन्य कोई लक्षण या स्वरूप नहीं है। शब्द का अर्थ युक्त होना ही उसे अर्थवान बनाता है। अब यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्द का श्रोता द्वारा जो अर्थ ग्रहण करता है, यह प्रक्रिया किस प्रकार पूरी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण वक्ता और श्रोता की मानसिक स्थिति या क्रिया पर निर्भर होता है। वक्ता के मन में जो कथ्य या कथन होता है उसे वह बोलकर प्रकट करता है या उसे उच्चारित करता है। उच्चरित शब्द को श्रोता कान से सुनता है, पर उसके अर्थ को समझने का काम उसका मस्तिष्क करता है, क्योंकि विचार मूलतः मस्तिष्क से ही संबद्ध रहते हैं या मस्तिष्क से ही संबंधित होते हैं। अतः वक्ता और श्रोता विचारों का आदान प्रदान मानसिक स्तर पर ही करते हैं या कर सकते हैं। दोनों की मानसिक क्रिया अर्थात कहने, सुनने और समझने के बीच शब्द केवल सेतु का काम करते हैं या उनको जोड़ने का काम करते हैं। एक मस्तिष्क से निकले हुए विचार को दूसरा मस्तिष्क शब्द रूपों में ग्रहण करता है या शब्द रूप में ग्रहण करता है। इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कहने और सुनने के बीच में एक तीसरी वस्तु या तीसरा एक बिंदु और आता है, वो है मस्तिष्क। कहने और सुनने, वक्ता और श्रोता के बीच जो सेतु का काम मस्तिष्क करता है, वह मस्तिष्क दोनों ही पक्षों में करता है। जहाँ वक्ता अपने द्वारा सोचे गए विचार को शब्दों का जामा पहनाकर शब्दों के रूप में परिवर्तित करके श्रोता के सामने कहता है, तो वह कहे हुए शब्द श्रोता का मस्तिष्क ग्रहण करता है और ग्रहण करने की प्रक्रिया के अनुसार ही श्रोता उसका अर्थ ग्रहण करता है और यहीं पर शब्द के अर्थ को जानने, समझने और ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि अर्थ की धारणा और उसका ग्रहण दोनों कार्य मस्तिष्क द्वारा ही होते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच शब्द केवल कहने और सुनने के लिए होते हैं। शब्द के अर्थ का ज्ञान श्रोता की ग्रहण प्रक्रिया पर आधारित होती है। यहीं पर यह जान लेना भी आवश्यक है कि यह ग्रहण प्रक्रिया कैसे घटित होती है या हम किसी शब्द का अर्थ कैसे जानते या समझते हैं। वस्तुतः वक्ता द्वारा अभिव्यक्त भाव को वही श्रोता समझ सकता है जिसके मस्तिष्क
मस्तिष्क का विकास वक्ता के अनुरूप होगा। कह सकते हैं कि जब तक वक्ता और श्रोता का मानसिक स्तर एक समान नहीं होगा, तब तक कहने, सुनने और समझने की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी नहीं होगी। वस्तुतः जिस विषय अथवा जिस भाषा का ज्ञान श्रोता को नहीं होगा, उसे सुनकर भी प्रायः वह समझ नहीं पाएगा। मानसिक विकास के साथ साथ मानसिक स्तर और कानों का ठीक रहना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि शब्द ठीक से सुनाई नहीं पड़ेंगे तो मस्तिष्क को अर्थ ग्रहण में असुविधा होगी। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में एक ध्यान देने की बात यह भी है कि स्थिति विशेष में एक ही व्यक्ति वक्ता और श्रोता दोनों हो सकते हैं। जैसे किसी पुस्तक को पढ़ना, समझना और समझाना दोनों रूपों में ही हो सकता है, सस्वर बोलकर और मौन वाचन करके भी। सभी स्थितियों में अर्थ को प्रकट करने एवं अर्थ को ग्रहण करने में मस्तिष्क की ही प्रमुख भूमिका होती है। यदि श्रोता किसी ऐसी कठिन पुस्तक को हाथ में ले ले, पाठक या वक्ता, तो उस समझना उसके मस्तिष्क के लिए एक बहुत कठिन काम होगा। वह अक्षर तो देखेगा पुस्तक के, लेकिन उसका समझना उसके मानसिक स्तर की बात नहीं होगी। इसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि वक्ता का मुख काम करता है और वह मुख अपने मस्तिष्क की धारणा के अनुसार शब्दों का उच्चारण करता है। दूसरी ओर श्रोता अपने कान का प्रयोग करता है या कानों से उस शब्द को सुनता है और कानों द्वारा सुने गए शब्द का अर्थ उसका मस्तिष्क ग्रहण करता है और उस ग्रहण करने के साथ ही अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्दों का ग्रहण बिना मस्तिष्क को जाने समझे पूरा नहीं हो सकता। ये अर्थ प्रतीति के भी कई प्रकार होते हैं और अर्थ प्रतीति भाषा का एक मानसिक पक्ष है। मन में विचार उठते हैं, वक्ता शब्दों द्वारा उन्हें प्रेषित करता है, श्रोता उन्हें कान से सुनता है, मन को उसके अर्थों की प्रतीति हो जाती है। इस प्रकार भाषा का उद्गम, वक्ता और अर्थ ग्रहण, श्रोता रूपी परिणति दोनों भाषा के मानसिक पक्ष हैं। भाषा वक्ता से लेकर श्रोता तक के उद्गम से अंत तक मानसिक पक्ष से ही उत्पन्न होती है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यदि वक्ता कोई बात कहता है और श्रोता का मस्तिष्क कहीं और हो या श्रोता उसे ध्यान से सुन ना रहा हो, तो निश्चित रूप से अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में बाधा होगी। इस क्रम में अर्थ प्रतीति के विद्वानों ने दो साधन बताए हैं। पहला है आत्म प्रत्यक्ष, और आत्म प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, बाह्य इंद्रिय जन्य और दूसरे हैं अंत इंद्रिय जन्य ज्ञान। पर प्रत्यक्ष से यहाँ तात्पर्य है और दूसरा प्रकार है पर प्रत्यक्ष। और पर प्रत्यक्ष में भी कई भेदोपभेद विद्वानों द्वारा किए जाते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आत्म प्रत्यक्ष की। आत्म प्रत्यक्ष अर्थ प्रतीति का वह साधन है जिसमें मनुष्य जिस वातावरण में जन्म लेता है, पलता है, रहता है, उसकी प्रतीति उसे मन से संयुक्त अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सदैव होती रहती है। अपने आसपास की सब वस्तुओं का बिंब उसके मस्तिष्क में अंकित होता जाता है। इसी प्रकार उन वस्तुओं से संबद्ध शब्द भी वो सुनता रहता है। ये शब्द भी उसके मस्तिष्क में संस्कार रूप में स्थिर हो जाते हैं। बाद में वे वस्तुओं को देखकर, उनके वाचक शब्दों को सुनकर
उनके वाच्य अर्थों को जानने लगता है। यही आत्म प्रत्यक्ष की अर्थ प्रतीति की स्थिति है। पहले ही कहा जा चुका है कि आत्म प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। पहला है बाह्य इंद्रियजन्य। बाह्य इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। आँखों से देखकर, कान से सूंघकर, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर और त्वचा से स्पर्श हुआ पदार्थ जैसे ठंडा या गर्म और जीभ से चखा गया स्वाद बाह्य इंद्रियजन्य ज्ञान या अनुभव है। इनका ज्ञान और इनकी प्रामाणिकता इंद्रियों ने स्वयं प्रत्यक्ष की है। अंतः इंद्रियजन्य अंतःकरण से तात्पर्य है मन। कुछ सूक्ष्म चीजों का ज्ञान बाह्य इंद्रियां नहीं कर पाती, उनका ज्ञान मन करता है। जैसे सुख दुख, शोक, क्रोध, भूख, प्यास आदि का अनुभव अंतः इंद्रियजन्य आत्म प्रत्यक्ष है। शोक, दुख, हर्ष, क्षोभ आदि का अनुभव व्यक्ति का मन स्वयं करता है और यही आंतरिक इंद्रियजन्य आत्म प्रत्यक्ष है। अंत इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष सूक्ष्म होने के कारण कम स्पष्ट और कुछ अंशों तक अनिर्वचनीय और अवर्णनीय होता है। पर प्रत्यक्ष अर्थ प्रतीति। पर प्रत्यक्ष अर्थ प्रतीति से तात्पर्य है जिसे दूसरे ने देखा है। जैसे जिन देशों, स्थानों, पर्वतों, समुद्रों आदि की को हमने स्वयं नहीं देखा, उनका ज्ञान हम दूसरों के प्रत्यक्ष से करते हैं जिन्होंने स्वयं उसे देखा है। पर प्रत्यक्ष के आधार पर ही हम भूगोल में देशों, नगरों, नदियों, समुद्रों आदि अन्य दर्शनीय स्थलों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर प्रत्यक्ष में आप्त वचन, आप्त वाक्य या सिद्ध महापुरुषों के कथन भी आते हैं। अतएव वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ आदि से हम पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, मोक्ष, ईश्वर, जीव, आत्मा, परमात्मा आदि का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध मनुष्य अपनी अंतः एवं बहिर्इंद्रिय द्वारा अर्थ ग्रहण करता है। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि किसी एक विशेष शब्द का एक विशेष अर्थ ही क्यों होता है? पहाड़ कहने पर कैसे और क्यों पहाड़ के अर्थ की प्रतीति होती है? किसी तरल पदार्थ, दूध या पानी की प्रतीति क्यों नहीं होती? इसी प्रकार गाय कहने से गाय पशु का बोध ही हमें क्यों होता है? किसी अन्य जानवर का बोध क्यों नहीं होता? वस्तुतः यहाँ ध्वनि संयोग के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करने का कार्य कोई अप्रत्यक्ष तत्व करता है। यह अप्रत्यक्ष तत्व पारिभाषिक शब्दावली में संकेत ग्रह कहलाता है। ध्वनि समूह से वस्तुबोध या अर्थबोध ही संकेत ग्रह है। संकेत का प्रमुख आधार अनुभव होता है। अगली चर्चा में हम इसी संकेत ग्रह को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अर्थ विज्ञान के अन्य तत्वों का यथा अर्थ विकास के कारण और अर्थ विकास की विभिन्न दिशाओं का अध्ययन करने में हमें सुविधा होगी। धन्यवाद।